कक्षा 7वीं में पढ़ने वाले प्यारे बच्चों, मैं राजेंद्र प्रसाद व्यास यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपकी कक्षा में जो गणित विषय है उसमें जो चैप्टर 4 है वो है सरल समीकरण यानी कि सिंपल इक्वेशंस। यह अध्याय गणित विषय का एक आधारभूत अध्याय है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगे बड़ी कक्षाओं में भी इसका बड़ा एक स्थान है जो कई मुश्किल समस्याओं को हल करने में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो आज मैं इस अध्याय की शुरुआत इस वीडियो के माध्यम से कर रहा हूँ। देखिए, सरल समीकरण को समझाने के लिए जो सबसे आसान एक उदाहरण है वो है तराजू। देखिए, मैंने यहाँ पे एक तराजू बनाई है जिससे सामान्य एक दुकानदार वस्तु को तोल के सबको देता है ग्राहक को। ये मैंने तराजू को पकड़ने के लिए यहाँ एक जगह बनाई है जहाँ से तराजू को हाथ से उठाया जाता है। ये उस तराजू की डंडी है जो बिल्कुल एकदम क्षैतिज है यानी कि हॉरिजॉन्टल है। ये कैसी है? क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल सीधी, एकदम ऐसे, एकदम ऐसे। ये ऐसे नहीं है, तिरछी नहीं है, ऐसे भी नहीं है, बिल्कुल क्षैतिज है। कब क्षैतिज होती है? आपको मान लीजिए 10 किलो का कोई सामान तोलना है तो इधर आपने 10 किलो का सामान रख दिया और उस 10 किलो के सामान को संतुलित करने के लिए आपको इधर 10 किलो के बाट रखने पड़ेंगे। चाहे आप 2-2 किलो के 5 बाट रखो, 5 किलो के 2 रखो, 1-1 किलो के 10 बाट रखो। जब इधर भी 10 किलो के बाट आएंगे और इधर 10 किलो का सामान आएगा तो ये बिल्कुल संतुलन होगा और ये जो डंडी है तराजू की ये बिल्कुल क्षैतिज रहेगी, सीधी रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 10 किलो का सामान है ये भार में 10 किलो के बाट के बराबर है। सामान तो हो गया आपका बायां पक्ष और बाट हो गया आपका दायां पक्ष। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, वो हो गया राइट हैंड साइड। तो हम क्या कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी अगर हिंदी में बोलूँ तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। लेफ्ट हैंड साइड LHS बराबर राइट हैंड साइड RHS। ये बात होती है संतुलन के लिए यानी कि फॉर बैलेंस। अच्छा, एक बात और हम करते हैं। मान लो कि इधर मैंने 10 किलो में से 2 किलो सामान कम कर दिया, यानी देखिए -2 kg कितना हो जाएगा? 8 किलो। तो उधर मुझे बाट भी 2 किलो कम करने पड़ेंगे तभी तो ये डंडी क्षैतिज रहेगी, वरना तो ये झुक जाएगी। अगर आपने सामान तो 2 किलो कम कर दिया लेकिन बाट आपने 10 किलो रखा तो फिर डंडी तो ऐसे हो जाएगी, तिरछी हो जाएगी। जिधर बाट ज़्यादा है ना उधर झुक जाएगी। तो हमें इधर से भी 2 किलो कम करना पड़ेगा, इधर भी -2 किलो कम करना पड़ेगा, तो बाट भी आपका 8 किलो रह जाएगा। तब हम कह सकते हैं कि 8 किलो का सामान बराबर 8 किलो के बाट। अच्छा, चलो मैं इसमें 4 किलो सामान और जोड़ देता हूँ तो इधर मुझे 4 किलो बाट जोड़ना पड़ेगा तभी तो बराबर होगा। अगर मैं +4 kg करता हूँ 10 और 4 कितना हो गया? 14। तो वहाँ 10 किलो में 4 किलो जोड़ दूंगा तो 14 किलो हो गया। तो 14 किलो का भार बराबर 14 किलो के बाट। तो मैंने इधर भी 4 किलो जोड़ा, उधर भी 4 जोड़ा। अच्छा, चलो मान लीजिए मैं सामान को आधा कर दूं, यानी 2 का भाग लगा दूं। अगर मैं 10 किलो की जगह सामान 5 किलो करता हूँ, मैं 10 में 2 का भाग लगा दिया। 10 में तक ये भाग है ना, भाग 2, ये भाग का निशान है और 2। तो अगर 10 में 2 का भाग लगाऊंगा तो 5 किलो आएगा। उधर मैंने क्या 10 किलो के बाट में भी 2 का भाग लगा दिया, यानी कि 5 किलो के बाट कर दिए। जहाँ 10 किलो के बाट थे वहाँ 5 किलो के बाट है। इधर भी मैंने भाग 2 किया, यानी 10 में 2 का भाग किया तो 5 किलो आ गया। तो 5 किलो का सामान और 5 किलो की बाट भार में बिल्कुल बराबर है। अच्छा, मान लीजिए मैंने क्या किया, इसको 3 गुना कर दिया। इसको मैंने 3 गुना कर दिया मान लीजिए, तो 10 × 3 30 किलो हो गया। तो यहाँ भी मैंने 3 गुना कर दिया, 10 × 3 30 किलो के बाट हो गए। यानी कि 30 किलो का सामान तोलने के लिए 30 किलो के बाट हमको चाहिए। तो ये दोनों बराबर हैं, 30 किलो का सामान बराबर 30 किलो के बाट।
तो आपने क्या देखा, अगर हम तराजू के दोनों पक्षों में समान राशि घटाते हैं अथवा समान राशि जोड़ते हैं अथवा समान राशि से भाग लगाते हैं अथवा समान राशि से गुणा करते हैं तो उसकी संतुलन पे कोई असर नहीं पड़ता है। जो ये डंडी पहले से क्षैतिज थी वो हमेशा क्षैतिज ही रहेगी, यानी कि वो बैलेंस रहेगी। तो ये अपना सिद्धांत है संतुलन का कि आप दोनों पक्षों से समान संख्या घटा सकते हो, समान संख्या जोड़ सकते हो, समान संख्या का भाग लगा सकते हो, समान संख्या का गुणा भी कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। क्या लिखा मैंने, दोनों पक्षों में समान राशि जोड़ने पर, समान राशि घटाने पर, समान राशि से भाग देने पर अथवा समान राशि से गुणा करने पर संतुलन बना रहता है। अब हम आगे पढ़ेंगे एक चर राशि के समीकरण या एक चर राशि वाले समीकरण, इक्वेशंस इन सिंगल वेरिएबल। और वो सामान्यतया जो एक चर राशि होती है उसको अपन x नाम देते हैं, कि मैंने x कह दिया। सामान्यतया वह चर राशि x होती है और हमें उसका मान ज्ञात करना होता है समीकरण की सहायता से। इसे हम निम्नलिखित उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट करेंगे। अब मैं आपको समीकरण को हल करने के लिए तरीका बताता हूँ। अभी तो मैंने आपको समीकरण का अर्थ बताया है कि समीकरण मतलब क्या होता है कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से ये बात समझा देगा। बहुत छोटा एग्जाम्पल, मैं इसका उत्तर दूंगा ना, उसके पहले आप उत्तर निकाल देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए मैं बोल के सुनाता हूँ। मेरे पास कुछ रुपए हैं, यदि, ध्यान से सुनना आप लोग, मैं जो सुन रहा हूँ आप मेरे को देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, तो ध्यान से सुनना। मेरे पास कुछ रुपए हैं, यदि कोई मुझे 20 रुपये और दे दे तो मेरे पास 50 रुपये हो जाएंगे। बताओ मेरे पास कितने रुपए हैं? सुना ध्यान से आपने। मेरे पास कुछ रुपए हैं, कितने हैं ये मुझे नहीं पता, कुछ हैं। लेकिन अगर मुझे कोई 20 रुपया और दे दे, कितना दे दे? 20, तो मेरे पास 50 रुपये हो जाएंगे। बताओ मेरे पास कितने रुपए हैं? तो ये क्वेश्चन आप एकदम मुक्त ज़बानी समझ गए होंगे कि भाई मेरे पास में 30 रुपये हैं। और भाई 30 रुपये हैं तभी तो 20 रुपये जुड़ने से मेरे पास 50 होंगे। तो ये 30 रुपये निकालना कितना आसान हो गया। लेकिन इसी को हम समीकरण के द्वारा कैसे ज्ञात करेंगे, ये बात आपको मैं सिखाना चाहता हूँ। शुरू से करेंगे। माना मेरे पास x रुपये हैं, माना मेरे पास x रुपये हैं, तब प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन? मेरे पास तो x रुपये हैं, ये मैंने x लिख दिया। यदि कोई मुझे 20 रुपये और दे दे, दे दे मतलब आपके धन में वृद्धि हो गई, आपका जो वेल्थ है वो इंक्रीज हो गया, तो प्लस करना पड़ेगा। कितना दे दे मेरे को? 20 रुपया। ये लो 20 रुपये आपको दे दिए मैंने, यानी जितने रुपये आपके पास थे ना उसमें मैंने 20 रुपये जोड़ दिए। तो ऐसा करने से मेरे पास 50 रुपये हो जाएंगे। यानी कि अब जो मेरे पास अमाउंट है इजिकल टू 50 रुपीज़ है। बताओ ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? अभी ना, माना मेरे पास में x रुपये हैं, अगर मेरे को 20 रुपये को दे दे, यानी कि प्लस 20 कर दे, तो 50 हो जाएंगे, यानी कि बराबर 50 हो जाएंगे। अब मैं इसको कैसे हल करूं? वैसे तो आपने मुख्य जवान उत्तर निकाल दिया अभी कि भाई 30 रुपये थे, 20 जुड़ के 50 हो गए। अब देखिए मैंने आपको अभी एक बात समझाई थी पिछले पेज पर। अगर मैं तराजू के दोनों पक्षों से समान राशि घटाता हूँ तो उसके संतुलन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ क्या करेंगे हम? 20 प्लस है, अगर मैं इधर से भी 20 कम कर दूँ और उधर से 20 कम कर दूँ तो बराबर आएगी नहीं है। ये एक समीकरण है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, बीच में बराबर है। हम क्या करेंगे? x प्लस 20 जो है ना, इसमें से 20 कम कर देंगे, तो वहाँ भी 50 माइनस 20 करना पड़ेगा। ठीक है, इट इम्प्लाइज। अब देखो ये 20 से 20 कट गया, इसका मतलब x कितना आ गया भाई? ये 50 में 20 गए तो 30 आ गए। ये हमारा पास आंसर आ गया, यानी कि मेरे पास में 30 रुपये थे। कितना आसान है। देखिए
इधर +20 है ना, तो मैंने दोनों और -20 कर दिया। इसको अपन एक और ढंग से समझ सकते हैं। अगर हम पक्षांतरण करें, यानी कि पक्ष को बदलें, तो ये जो प्लस का 20 है उधर जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा, तो 50 - 20 30 होता है, ठीक है ना। लेकिन विधिवत तरीका ये समझाया मैंने आपको, मैंने दोनों तरफ से 20 कम कर दिया, क्योंकि हम किसी तराजू के दोनों पक्षों से, दोनों पलड़ों से समान राशि घटाते हैं तो तराजू संतुलित रहती है। इसी तरह से समीकरण के दोनों पक्षों से समान राशि घटाएंगे, समान अंक घटाएंगे, समान संख्या घटाएंगे तो वो संतुलित रहेगी। दूसरा उदाहरण, मेरे पास कुछ रुपए हैं, यदि मैं उनमें से 50 रुपये खर्च कर दूं तो मेरे पास 250 रुपये बचेंगे। बताओ मेरे पास कितने रुपए हैं। फिर वैसे ही क्वेश्चन है, ध्यान से आपने उत्तर निकाल दिया होगा वैसे इसका, भाई कुछ पैसे मेरे पास हैं, कुछ रुपए मेरे पास हैं, और मैंने क्या किया, 50 रुपये खर्च कर दिए, और 50 रुपये खर्च करने के बाद मेरे पास 250 बचे, तो दिखती बात है मेरे पास 300 रुपये थे। और भाई जब 300 रुपये थे तभी तो 50 रुपये खर्च करने के बाद 250 बचेंगे ना। देख बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है, छोटा भैया भी आपको बता देगा कि तुम उसको पूछो अगर कि भाई तेरे पास कुछ रुपए थे, तो बाजार गया, तेरे 50 रुपये का सामान खरीद दिया, तुम कितने बचा के लेके आ गया। तुम अगर मान लो 250 रुपये बचा के लेके आ गया, तुम्हारे पास कितने थे, मेरे पास भाई साहब 300 रुपये थे। अब इसको कैसे निकालेंगे, समीकरण द्वारा। फिर मैंने माना मेरे पास x रुपये हैं, तब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये तो मैंने x मान लिया। अब अगर मैं उसमें से 50 रुपये खर्च कर दूं यानी कि कम कर दूं, कम का मतलब माइनस, देखो मैंने 50 माइनस कर दिए। ऐसा करने से मेरे पास 250 रुपये बचेंगे, तो मैंने बराबर 250 लिख दिए। ये बात समझ आई नहीं आपको। ये मैंने ये जो भाषा दे रखी थी ना, उसको समीकरण के रूप में लिख दिया। अब क्या करेंगे भाई, देखिए ये -50 है, अगर मैं इधर +50 कर दूं तो उधर ही +50 करना पड़ेगा। कहा ना मैंने आपको, तराजू के दोनों पक्षों में, दोनों पलड़ों में समान राशि जोड़ने पर भी उसके संतुलन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो -50 को अगर हमें काटना है तो +50 करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, x - 50 + 50 बराबर 250 + 50। इधर भी 50 जोड़ दिया, उधर भी 50 जोड़ दिया, तो रह गया संतुलन। अब ये -50 + 50 कट गए। इसका मतलब क्या हुआ, इधर x बचा, उधर 250 में 50 जोड़ेंगे तो 300 हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 300 रुपये। बताओ कितना आसान है। इसको अपन एक और प्रकार से समझ सकते हैं, अगर हम पक्षांतरण करें, इधर कोई संख्या घट रही है तो उधर जाके जुड़ जाएगी, यानी ये 50 माइनस है ना इधर, तो उधर जाएगा तो 50 प्लस हो जाएगा, 250 + 50 300। लेकिन ये जो तरीका बताया ज़्यादा इफेक्टिव है, मैंने कहा अभी आपको। अब एग्जाम्पल 3, भाई मेरे पास में कुछ रुपए हैं, कितने मुझे नहीं पता, आपसे पता करूँगा। मेरे पास कुछ रुपए हैं, यदि मैं उसका 5 गुना कर दूँ, उस धन को 5 गुना कर दूँ, मेरे पास 500 रुपये हो जाएंगे। बताओ मेरे पास कितने रुपए थे। अरे भाई आप सीधा कहोगे 100 रुपये थे। अरे भाई जब मैं 100 रुपये का 5 गुना करूँगा तभी तो 500 होंगे। तो उत्तर क्या आना चाहिए, 100 रुपये, मेरे पास 100 रुपये। अब इसको मैं समीकरण से कैसे निकालूँ। फिर वही बात, माना मेरे पास x रुपये हैं, तब प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो x है ना, ये रहा x। यदि मैं उसका 5 गुना कर दूं, यानी इसको 5 से गुणा कर दूं, तो मेरे पास 500 रुपये हो जाएंगे। ये लो मेरे पास 500 रुपये हो गए। ये बन गई समीकरण। मैंने आपको बताया था अभी पिछले पेज पर कि आप तराजू के दोनों पक्षों में, जो दोनों पलड़ों में जो वजन है, उसको किसी भी संख्या से भाग दे सकते हैं सिवाय 0 के। 2 का भाग 2, 3 का 2, 4 का 2, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो यहाँ करेंगे। यहाँ देखिए इंटू 5 हो रहा ना, तो मैं काम करता हूँ, x गुणा 5 बटा, इधर भी 5 का भाग दे दिया और उधर भी 500 बटा 5 कर दिया। ये समीकरण तराजू के रूप में है। मैं दोनों पक्षों में 5 का भाग लगा दिया। क्यों भाग लगाया, ताकि इस 5 से ये 5 कट जाए। अब आप देखिएगा,
ये x बच गया इधर, x इट इम्प्लाइज x बराबर इधर 500 में 5 का भाग लगाएंगे तो 100 आएगा, तो x का मान 100 आ गया, यानी कि मेरे पास में 100 रुपये थे। अब आज का अंतिम उदाहरण, मेरे पास कुछ रुपए हैं, अगर मैं उनको 4 व्यक्तियों में बराबर बराबर बांट दूं, मेरे पास कुछ धन है और मैं इसको 4 लोगों में बराबर बराबर बांटना चाहता हूं, अगर बांट दूं तो प्रत्येक को 100 रुपये मिलेंगे। बताओ मेरे पास कितना धन है या कितना धन था। ध्यान दीजिए, 4 लोगों को बांटा और चारों को बराबर मिले कितने, 100 रुपये। कितने को बांटा है, 4 जनों को। अब बांटने का मतलब क्या, बांटने का मतलब ये होता है कि भाग लगाना। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास में 10 टॉफ़ी है, आप इसको 5 लोगों को बांटो, तो आप क्या करोगे, 5 का भाग ही तो लगाओगे ना। 10 में 5 का भाग लगाओ 2, तो हर एक को 2 टॉफ़ी मिल जाएगी। 2, देखिए 5 जने हैं, 2 टॉफ़ी 2 टॉफ़ी 2 टॉफ़ी 2 टॉफ़ी 2 टॉफ़ी, 2 2 2 2 2 5 बार 2 5 10, 2 5 10। तो जब कभी कोई चीज़ बांटी जाती है, डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, तो हमको क्या कहना चाहिए, उसको डिवाइड किया जाता है। तो देखिए, माना मेरे पास में x रुपये हैं, तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये देखो मैंने x लिख दिया पहले। तो अब मैं 4 व्यक्तियों में बांट रहा हूँ, तो बटा कर दिया 4, और ऐसा कर दूँ हर एक को 100 रुपये मिलेंगे, तो बराबर कर दिया 100। देखिए ये बन गया समीकरण। मैंने अपने धन को 4 व्यक्तियों में बांटा, तो हर एक को 100 रुपये मिले। अब एक बात ध्यान से देखिएगा, यहाँ बटा 4 आ रहा है ना, या अपॉन 4 आ रहा है, इसको काटने के लिए मैंने इंटू 4 कर दिया, इधर भी और उधर भी करना पड़ेगा। अगर आपने बाएं पक्ष को 4 गुना किया है, तो दाएं को भी 4 गुना करना पड़ेगा, तभी साम्यावस्था होगी, तभी संतुलन बना रहेगा। अभी देखो ये 4 से 4 कट गया, तो देखिए इट इम्प्लाइज x बचा और 100 चौके 400, यानी कि मेरे पास में 400 रुपये थे। मेरे पास 400 रुपये थे, तभी अगर मैं 4 जनों को बांटूंगा तो सबको 100 रुपये मिलेंगे, क्योंकि 400 में जब 4 का भाग लगाते हैं ना, तो 100 आता है। तो बच्चों, कैसा लगा मेरा ये वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को खूब लाइक करें, शेयर करें। देखिए आपके जितने भी साथी पढ़ने वाले हैं, कोई आवश्यक नहीं है एक ही शहर में, अलग अलग शहरों में भी कई बच्चे रहते हैं, उनको जानकारी होती है। तो आप 7वीं कक्षा के जितने बालक हैं, जितने बालिका हैं, जिसकी सहेलियाँ हो, बालिकाओं की, बालकों के मित्र हों, तो अपने अपने मित्र या सहेली को इस बारे में बताएं, ताकि उसको भी लाभ हो। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या, मैंने यद्यपि आपका चैप्टर जो 4 शुरू किया है, इसके पहले मैंने चैप्टर 1 में कुछ प्रश्न किए थे। अब अगर मान लीजिए आपके कोई और चैप्टर चल रहा है, 2 चल रहा है, 1 चल रहा है, 3 चल रहा है, 5 चल रहा है, 7 चल रहा है, कुछ भी हो सकता है, और आपको अपनी ऑनलाइन क्लासेज में या कोचिंग क्लासेज में या कहीं पर भी जहाँ ये व्यवस्था आपके लिए हो रही है, वहाँ आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, चाहे वो किसी भी अध्याय की हो, तो ये मेरी मोबाइल नंबर है 9521663064। आप इस पे मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा, लेकिन जब मैसेज करो तो अपना नाम, पता, परिचय पूरा देना पड़ेगा। आप किस विद्यालय में हैं, किस शहर में हैं, तो फिर मैं आपकी किसी भी समस्या का समाधान वीडियो बना के करूँगा, यूट्यूब पर अपलोड करके आपको लिंक भेज दूँगा। कहने का क्या मतलब कि आपको कहीं पर भी कोचिंग क्लास में नहीं जाना होगा। कोचिंग क्लास में जो पैसे खर्च होते हैं वो आपको खर्च नहीं करने पड़ेंगे, और जो आपको मैं सामग्री दूंगा, जो सवाल करके दूंगा, वो बहुत ही आसान तरीके से होंगे। तो मेरी अपनी बात आज की पूरी हुई। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसको लाइक शेयर करो और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।